स्पेशल ऑर्डर और ड्रॉप शिपमेंट में क्या फर्क होता है? ड्रॉप शिपमेंट हो गया सर, जैसे हम अपना लोकेशन मेंटेन नहीं करते, उसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास कस्टमर का ऑर्डर है 100 हाँ। क्वान्टिटी का, हाँ। तो हमने क्या किया, सरकार से अपने पास ऑर्डर उसी लोकेशन पर सेंड कर देंगे, तो वो जो जब भी शिपमेंट करेगा ना, हमारा रिसीव पोस्ट हो जाएगा। हाँ। और स्पेशल ऑर्डर में क्या होगा, पहले हम अपने इसको क्या कहते हैं बिजनेस लैंग्वेज में? ड्रॉप नहीं, ये तो बिजनेस एंगल का वर्ड हो गया। बिजनेस लैंग्वेज में इसको कहते हैं हाई सीज सेल्स। ओके। स्पेशल ऑर्डर क्या होता है? स्पेशल ऑर्डर में पहले हम अपने लोकेशन पे हमारा वो होना चाहिए इन्वेंटरी, पहले हम परचेज करेंगे अपने लोकेशन पे मेंटेन करेंगे, तो वो तो नॉर्मल हो गया, नॉर्मल खरीद। स्पेशल ऑर्डर में होगा, पहले वेंडर से परचेज करेंगे, फिर अपने कस्टमर को फुलफिल करेंगे, उसके बाद वो तो स्पेशल ऑर्डर में मैं बैक टू बैक ऑर्डर क्रिएट करता हूँ, लेकिन वो होता मेरा नॉर्मल सेल्स और परचेज ही है। और ड्रॉप शिपमेंट के केस में माल सीधा मेरे वेंडर से उसके पास जाता है और डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास से होती है। जैसे अमेज़न प्रोसेस हमसे होके नहीं, अमेजोन में तो बिल आता है सीधे सेलर का। अमेजोन में अमेजोन का बिल नहीं आता, यहाँ पर तो बिल मेरा जाएगा। स्पेसिफिक कंपनी है। अमेजोन का बिल देखा है, कभी पढ़ के देखा है किसका होता है? अमेजोन का बिल नहीं होता, नहीं, वो नीचे उसका सेलर का बिल होता है, राइट? साइड में लिखा है। वो ड्रॉप शिपमेंट नहीं है। और क्या था? स्टैटिस्टिक्स ग्रुप सर, हाँ? उसमें ये स्टैटिस्टिक्स ग्रुप उसमें ये था कि कोई भी आइटम हो उसको हम डिफाइन करते हैं उसका ग्रुप, कि हम सेल परचेज करते समय उसका कॉस्टिंग रेवेन्यू निकालने के लिए हम ग्रुप वाइज ही सिलेक्ट करेंगे। एक ग्रुप में 10 आइटम है तो उसका हम एक ही बार निकाल देंगे, इसके लिए हम उसको यूज करते हैं। चलिए, और एक और पॉइंट था डिस्क्रीट ऑर्डर प्लानिंग में यूज होता है। तो जैसे वहाँ पर डिस्क्रीट ऑर्डर में 100 क्वांटिटी डाल दिया, जब भी हम प्लानिंग में उसका एमआरपी चलाएंगे उस एमपीएस के थ्रू, तो 100 क्वांटिटी लेके जाएगा। वेरी गुड। चलो, पढ़ाई की तुम लोगों ने, आई एम हैप्पी। आगे बढ़ते हैं। तूने कुछ नहीं बोला? नहीं पढ़ाई की? तो ये बात तो परसों की है, कल तो क्लास हुई नहीं थी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया था हमारा टैब कॉस्ट एंड पोस्टिंग। नीचे आ जाओ टैब। यश थोड़ा नीचे नीचे नीचे। हाँ, और बस ठीक है। कॉस्टिंग मेथड कितने टाइप के होते हैं हमारे पास? सर जनरली ये 4 टाइप के होते हैं। हाँ, FIFO बेस्ड, FIFO, एवरेज एंड स्टैंडर्ड। FIFO, LIFO, एवरेज, स्टैंडर्ड। स्पेसिफिक, एवरेज, स्टैंडर्ड, 5 तरह के होते हैं। फर्क समझा रहा सब में। FIFO में से हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, LIFO में लास्ट इन लास्ट फर्स्ट फर्स्ट आउट। आउट। एवरेज दोनों का कॉस्ट को मेंटेन करके चलता है। कौन से कॉस्ट को मेंटेन करके चलता जैसे है? हमने पहले 10 रुपये में परचेज किया, सेम आइटम हमने दूसरे दिन 20 रुपये में परचेज किया, हाँ। हम उसको सेल करेंगे तो दोनों को कॉस्ट को ऐड करेगा, डिवाइड करेगा। क्या होता है एवरेज में? क्या करता है वो? जैसे हमने पहले 10 रुपये में एक आइटम परचेज हाँ। किया, सेम आइटम दूसरे दिन 20 रुपये में परचेज हाँ। किया, दोनों का कॉस्ट 30 रुपये होगा, 2 क्वांटिटी हमारे पास है। है, तो क्वांटिटी से उस रेट को डिवाइड कर देगा 30 रुपये से। तो जब सेल करेंगे ना हम दूसरे दिन, तो वो लेकर आएगा 15 रुपये की रेट से सेल करेगा उसे। अच्छा। स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड कॉस्ट आइटम का जो फील्ड होता है वहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, फिर लेके चलता है। अच्छा। और स्पेसिफिक? स्पेसिफिक लॉट वाइज चलता है। लॉट वाइज चलता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बस मेरे को एक चीज़ और समझा दो। मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है बंटी, मेरे को एक चीज़ और समझा दे बस। आज है क्या डेट? आज 27 फरवरी 2025। मैंने आइटम I1 खरीदा, एक क्वांटिटी 10 रुपये पे परचेज। फिर आइटम I1 कई बार क्या होता है, आपकी एवरेज कॉस्टिंग चल रही होती है, कस्टमर कहता है भैया कॉस्टिंग ठीक नहीं आ रही है मेरी। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर होना चाहिए कि कॉस्टिंग कैसे बनेगी। बाकी तो बड़ा क्लियर होता है, स्पेसिफिक तो स्पेसिफिक जाएगा, FIFO तो FIFO जाएगा, LIFO तो LIFO जाएगा, स्टैंडर्ड तो स्टैंडर्ड जाएगा। प्रॉब्लम आती है एवरेज के अंदर। हाँ जी सर, जैसे ये मुझे क्वेश्चन था कि मतलब नॉर्मली बिजनेस FIFO ही स्टार्ट हो जाए, और जो पहले आएगा वो पहले सेल कर देंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। ऐसा नहीं है। देखो, आइटम का मूवमेंट जैसे मर्जी हो, अकाउंटिंग टर्म्स में कॉस्टिंग क्या लेके चल रहे हो वो आपका बैलेंस, वो आपका ऑडिटर और आपके नेचर ऑफ बिजनेस डिसाइड करता है। देयर कुड बी अ सिनेरियो कि कुछ आइटम्स के लिए आप
कॉस्टिंग फीफो ले रहे हो, कुछ में रीफो ले रहे हो, कुछ में एवरेज ले रहे हो, इट कुड बी डिफरेंट। मूवमेंट क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, मूवमेंट तो मैं करूंगा जो पहले एक्सपायर हो रहा है उसको मूवमेंट करूंगा पहले मैं, राइट। लेकिन कॉस्टिंग मेथड वैसा नहीं हो सकता। इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट ही चलता है। जो एक्सपायर, इसको हम क्या कहते हैं कि जो एक्सपायर हो रहा है उसको पहले निकालेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्या कहते हैं, जो एक्सपायर हो रहा है पहले उसको पहले निकालेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनोलॉजी क्या है उसकी, फर्स्ट आउट। लास्ट इन नहीं, जो पहले एक्सपायर हो रहा है, ये वाला आइटम एक्सपायर होगा 2028 में, ये होगा 2027 में, बाद में तो ये आया है, ठीक है, एक्सपायर पहले हो रहा है। इसको, इसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, लास्ट का तो मतलब ही नहीं, डिफाइन कैसे? सोचो, दिमाग लगाओ। सिर्फ ट्रैकिंग पे चलेगा ना। फीफो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, फैफो फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट। इसमें फिर इसमें हमारा बिजनेस सेंट्रल, अगर आपने एक्सपायरी की हो तो हमारा बिजनेस सेंट्रल उसको करता है। सर हम आइटम कार्ड पे एक्सपायरी डिफाइन कर दें, हाँ, आइटम कार्ड पे एक्सपायरी डेट एक्सपायरी डिफाइन कर देंगे 2 ईयर, एक का 3 ईयर, और जो 3 ईयर वाला होगा उसको पहले परचेज करेंगे, और जो 2 ईयर वाला होगा उसको बाद में परचेज करेंगे दूसरी चीज। जब भी हम सेल्स करेंगे उसको तो पहले 2 ईयर वाला लेके जाएगा वो, हाँ। जो पहले एक्सपायर हो रहा होगा पहले वो लेके जाएगा वो, एक्सपायरी नहीं डालेंगे तो उसके बेस पे चलेगा। तो फिर आपको हमेशा वो फीफो के बेस पे आपकी मूवमेंट होती है, कॉस्टिंग आपकी कॉस्टिंग मेथड के बेस पे होती है। अगर फैफो नहीं है तो, अगर फैफो है, अगर आपने एक्सपायर डेट डाली हुई है तो पहले वो एक्सपायर वाले को ही निकालेगा, अनलेस आप कोई स्पेसिफिक निकालते हो तो। जब वो ऑटोमेटिक पिकअप करेगा तो फैफो में ही पिकअप करेगा, उसका कॉस्टिंग मेथड से कोई मतलब नहीं, वो इन्वेंट्री मूवमेंट है। इस चीज को हम कहीं पे बिजनेस सेंटर में डिफाइन करते हैं? नहीं, कहीं नहीं, फैफो को कहीं डिफाइन नहीं करते। लॉट नंबर पे एक्सपायरी होती है तो पिकिंग करते हो, अपने आप करता है वो। ओके, इनडायरेक्ट कॉस्ट परसेंटेज क्यों डालते हैं हम? इनडायरेक्ट जो भी उस आइटम को अलग से उसमें कॉस्ट लग रहा होगा, जैसे कि जैसे हमें रखने का कॉस्ट हो गया, वेरी गुड, चलो ये कहाँ यूज में आती है? मैन्युफैक्चरिंग, मैं रिसीव करते हुए मेरी कॉस्ट बढ़नी चाहिए ना, मैं कॉस्ट परसेंटेज डालता हूँ तो कॉस्ट मेरी बढ़ती है, मेरी वैल्यूएशन बढ़नी चाहिए। चलिए, कॉस्ट एज एडजस्टेड का क्या मतलब होता है? इसमें तुम कुछ कर पाते, करना जरा वो टिक करना, एडिटेबल है, जब वो बैच रन इतना कॉस्ट वाला तब ये वॉल्यूम ट्रू अपने आप ट्रू होता है। ये आपको बताता है इस आइटम में कॉस्ट एडजस्ट हाँ। ठीक है, परचेज एंड प्राइस डिस्काउंट है हमारे पास, तो यहाँ पर वो देख सकते हैं। फ्रेट टाइप क्या होता है? फिर जो जाने का किराया लग रहा है उसका कौन सा टाइप क्या होता है? टाइप? सर चार्जेस होते हैं जनरली, फ्रेट मल्टीपल टाइप्स या चार्जेस वगैरह होते हैं। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, क्या क्या टाइप होता है इसमें? नोट डाउन नहीं है सर। कुछ नहीं है इसमें, इसमें डिफाइन कर कुछ भी टाइप कर सकते हो, बस इंफॉर्मेशन फील्ड है बस ये। डेली यूनिट कन्वर्जन क्या होता है? ड्यूटी यूनिट कन्वर्जन, सॉरी, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के टाइम में ड्यूटी से लग रही है उसको कस्टम ड्यूटी जो है हो रहा तो मेरे को भी मालूम नहीं क्या है ये, मालूम करना बॉस, लेट्स फाइंड आउट, मुझे भी नहीं मालूम है क्या है। जनरल बिजनेस पोस्टिंग क्या होता है सबको मालूम है? हाँ जी, इन्वेंटरी पोस्टिंग क्या होता है किसको मालूम है? डिफॉल्ट डेफिनेट टेम्पलेट, सर डिफॉल्ट डिफरेंट टेम्पलेट ही एज जैसे कस्टमर टेम्पलेट जैसे देखा था, वेंडर का टेम्पलेट देखा था, एक एज इट इज। अगर वो जनरल बिजनेस पोस्टिंग में जनरल प्राइस पोस्टिंग हो, अगर वो होता है आइटम टेम्पलेट, ये है डिफॉल्ट डेफिनेट टेम्पलेट। सर वो टेम्पलेट जैसे ही काम करती है। नहीं, हवा में मत बोलना यार।
मुकुल, डेफर्ड अकाउंटिंग क्या होती है? डेफर्ड अकाउंटिंग सर, डेफर्ड टैक्स का पता है। क्या क्या बोला तेरे को? डेफर्ड टैक्स, क्या होता है? डेफर्ड टैक्स जैसे हम कैलकुलेट करते हैं ना, इनकम कंपनी के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, और एक इनकम टैक्स में जब फाइल होंगे उसके हिसाब से अलग डेप्रिसिएशन आएगा। हाँ। उन दोनों का डिफरेंस होगा, उससे हमारा प्रॉफिट में इफेक्ट होगा, इसमें कम होगा तो प्रॉफिट ज्यादा, हाँ। तो उसके लिए हम डेफर्ड टैक्स लगा निकालते हैं, तो वो दोनों के कंपैरिजन में डेफर्ड टैक्स निकलता है। अच्छा, डेफर मतलब दो चीज का डिफरेंस है, यानी एक्स डेफर का मतलब डिफरेंस नहीं होता है। डिफरेंस नहीं डेफर का मतलब डिफरेंस नहीं होता। डेफर का मतलब क्या होता है? इंग्लिश मतलब क्या होता है डेफर का? अबे अंग्रेजी तो आती है। किसी दूसरे चीज को ट्रांसफर मतलब किसी डेफर करना, आई वांट टू डेफर दिस मीटिंग, पोस्टपोन करना। सर सर ये हम दूसरे अकाउंटिंग पीरियड में अगर इस अकाउंट पीरियड में ना हो, जैसे 23-24 या 24-25 का मैं कर रहा हूँ, पर कोई भी एक्सपेंस, हाँ 23-24 सपोज को आज हम अब आज मैं फरवरी में बैठा हुआ हूँ, मैं किसी कंपनी की 1 साल की एमसी लेता हूँ, तो वो तो 2 महीने का तो इसमें चढ़ 2 महीने का इसमें होगा, बाकी का नेक्स्ट अगले साल के लिए डेफर करूंगा। डेफर उसका टाइम पीरियड बनता है, प्लस बना के हम रखते हैं हर महीने इतने अकाउंटेंट है तू भाई, तेरे को तो मालूम होना चाहिए ये। पढ़ा था डेफर, अब याद है डेफर, इसमें हम मतलब कैलकुलेट कर देंगे हर महीने में इतना इतना जाएगा, ऑटोमेटिकली होते चला जाएगा। तो अगर आपको इसकी रेवेन्यू और एक्सपेंसेस डेफर करना होता है तो आप ये टेम्पलेट यूज करते अगले हो। 2 महीने का इस साल हो जाएगा, बाकी नेक्स्ट ईयर। हाँ जी, समझ में आया? किसी को नहीं समझ में आया? समझ में आया? नहीं आया वो तो ब्लैंक बैठ के तब तू घर जाके सो जा, तेरे दिमाग में कुछ नहीं आने वाला आज। इंटरनेट शेयर क्या? सर जैसे इंटरनेट का सब्सक्रिप्शन ये 1 साल का, हाँ, हाँ, 2 महीने का तो इसमें लिया, बाकी अगले साल का उसमें ट्रांसफर। एक्साइट हो गया वो। नहीं मैंने पढ़ा था, मुझे अब ध्यान आया डेफर वाला। एग्जेम्प्टेड क्या होता है? एग्जेम्प्टेड मतलब अबे यहाँ आइटम को देखिए, आइटम में एग्जेम्प्टेड का मतलब क्या होता है? ये मेरा जीएसटी जो एग्जाम है, मतलब इसमें जीएसटी से एग्जेम्प्टेड, किस टाइप के गुड जीएसटी से एग्जेम्प्ट होते हैं? चलो एक जो जीएसटी नेगेटिव लिस्ट में है वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट होता है, राइट? जो जीएसटी नेगेटिव लिस्ट में है वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। कौन कौन से है, कुछ आइडिया है किसी को? हाँ जी, जीएसटी से कौन कौन सी चीज एग्जेम्प्ट है? जीएसटी एक तो हो गया पेट्रोल एग्जाम्प्ट पेट्रोल वाली गाड़ी है, ठीक है। मैं कुछ और सोच रहा था, आगे बढ़ते। जिस आइटम पे जीएसटी ना हो उसके लिए जो जीएसटी से एग्जाम्प्ट है, जीएसटी दायरे में है ही, इसमें जीएसटी पेट्रोलियम में आ गया ना, उस पे अप्लाई हो गए हैं जीएसटी। अलाउ ऑनलाइन एडजस्टमेंट, ये क्या कर रही है? देखा, मुझे नहीं मालूम। हाँ जी, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, सर वही जो हमने सब कंटेंट क्या आइटम ये आइटम सब कॉन्ट्रैक्ट होता है, नहीं होता इसकी लोकेशन किस लोकेशन होगा, फॉरेन ट्रेड में हमारा। ये आइटम सब कंटेंट प्रोसेस के लिए जाएगा। हाँ। चलिए, ये शो मोड का प्राइस सेल्स में यूनिट प्राइस यहाँ पे डिफाइन करते हैं आइटम होगा तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट बता देगा कितना प्रॉफिट, कितना कितना पैसा है यूनिट प्राइस आइटम डिस्काउंट में आ गया। इसमें ऐसा कुछ है जिसमें बात करनी चाहिए हमें? अगर सेल्स को फोकस बनाया होगा तो यहाँ दिखा देगा इसका सेल्स फोकस है, अगर आपने सेल्स फोकस बनाया होगा। इसमें ऐसा कुछ है जिसमें बात करनी चाहिए? मेरे ख्याल से कुछ नहीं है इसके अंदर, नीचे आ जाते हैं। ये कौन समझाएगा मुझे? ये वाला टैब सबसे इम्पोर्टेंट टैब है। मैन्युफैक्चरिंग तो छोड़ो उसे, मैन्युफैक्चरिंग के अलावा बहुत कुछ है इसमें और अगले वाले में। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट टैब्स हैं आइटम मास्टर के। सर इसमें मेन आता है रेफरेंस सिस्टम, आइटम है उसको हम लोग आइटम परचेज करेंगे या प्रोडक्शन में जाएगा या क्लिक करना, 3 ही आएंगे यहाँ पर। मैं चौथे की बात क्यों कर रहा हूँ? मैं चौथे की बात क्यों कर रहा हूँ? स्टॉक कीपिंग यूनिट क्या होता है? सुना है किसी ने?
क्या क्या स्टॉक स्टॉक की कितना होता है, जैसे हम किस लोकेशन पे परचेज कर रहे हैं, किस लोकेशन पे उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो सब वहाँ पे डिपेंड करता है। स्टॉक को कहाँ रखना है? जो भी हमारा आइटम होता है उसको परचेज करके हम किस स्टॉक जो भी हम आइटम का प्रोडक्शन करते हैं उसका SKU अगर आप मार्केट में जैसे बोलोगे ना SKU, इसको फेंको 10 मिनट, आप मार्केट में किसी को बोलोगे SKU, तो जनरल टर्म्स में SKU का मतलब होता है यानी कि आइटम कार्ड। जब आप किसी भी कस्टमर के पास जाके बोलोगे जी आपका कितना SKUs है, मतलब आपके कितना आइटम्स है, लेकिन बिजनेस सेंटर का SKU कुछ और होता है। किसी ने कभी किया क्रिएट SKU? फंक्शनलिटी होती है कुछ क्रिएट SKU करने वाली? हाँ, परचेज ऑर्डर पे होता है, परचेज ऑर्डर पे आइटम मास्टर पे होता है। आइटम मास्टर पे क्या होता है वो क्रिएट SKU, क्या दिखा रहा है वो? जिस लोकेशन के लिए हम स्टॉक की करना जरा स्टेक का क्रिएट SKU ढूंढ कर निकालना जरा। नीचे अरे नहीं, यहाँ पे हाँ इसी में देखो क्रिएट SKU, प्रोसेस आइटम, आइटम में देख, आइटम में देख, आइटम में स्टॉक नहीं प्रोसेस में प्राइस, और ऑप्शंस एक्शंस, क्रिएट स्टॉक कीपिंग। क्रिएट स्टॉक क्लिक करना। क्या पूछ रहा है वो? क्रिएट एज पर लोकेशन और क्लिक कर ऊपर वेरिएंट लोकेशन वेरिएंट। वो क्या कह रहा है कि आपका आइटम I1 है, उसके 4 वेरिएंट है और आपके पास 5 लोकेशंस है, तो आप SKU किस चीज का कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हो, आइटम और इसके या आइटम और इसके? अब ये मैं क्यों बनाऊंगा, क्योंकि इसके बनाए बिना तो मेरा काम चलता आ रहा था, राइट? इसके बनाए बिना मेरा काम चलता आ रहा था ना, तो मैं क्यों बना रहा हूँ ये? मैं इसलिए बना रहा हूं कि अगर मेरे प्लानिंग पैरामीटर्स SKU वाइज इस वेरिएंट के लिए डिफरेंट है आइटम मास्टर से, तो मैं ये SKU बनाऊंगा। अगर मैं इसको आइटम मास्टर्स की तरह नहीं डिफाइन करना यूज करना चाहता, तो मैं SKU बनाऊंगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर मैं लोकेशन वाइज SKU बनाता हूं, मेरी एक लोकेशन है गुड़गांव, यह मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और मेरी एक लोकेशन है हिमाचल, एक है मध्य प्रदेश में, एक है यूपी में। ये मेरे डिपो है। मतलब यहां से मैं सेल करता हूं। यहां पर I1 जो मैं यहां मैन्युफैक्चर करता हूं, तो यहां पर तो इस लोकेशन पे उसका प्लानिंग पैरामीटर क्या होगा, प्रोडक्शन। यहां पर बॉम्ब भी आएगा, यहां पर राउटिंग भी आएगा। यहां पर मैं कहूंगा कि भैया जब 1000 पीसेस पड़ जाए तो ट्रिगर कर देना MRP। लेकिन वही आइटम जब हिमाचल प्रदेश में होगा, तो क्या मैं उसको मैन्युफैक्चर कर रहा हूं हिमाचल प्रदेश में? तो मेरा रेपरेशन मेथड क्या हुआ यहाँ पर? तो हिमाचल में 10 क्वांटिटी होगा ना, तो उसमें से जितना क्वांटिटी हिमाचल पे सेल अरे हिमाचल पे रेपरेशन मेथड क्या हुआ? मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं होगा ना? नहीं, क्या होगा प्रोडक्शन। यार बचपन में ना जब हम पढ़ते थे ना, तो टीचर चौक से उड़ाती थी और ऐसे बच्चों को ना चौक तोड़ के फेंक के मारती थी। हाँ, हिमाचल प्रदेश पे मेरा रेपरेशन मेथड क्या होगा? हाँ देख, कंपनी एक ही है, ट्रांसफर। तो मेरा रेपरेशन मेथड उसी आइटम का दूसरी लोकेशन पर जाके चेंज हो गया। वहां पर मैं कह रहा हूं 1000 हो जाए तो मैन्युफैक्चरिंग चालू कर देना, यहां पर मैं कह रहा हूं 10 हो जाए तो ट्रांसफर कर लेना। ठीक है, फिर मैं ये भी बताता हूं कि यार चल
गुड़गांव के बाद में मेरा एक मेजर वेयर हाउस है दिल्ली में। अब मेरा हिमाचल और उत्तर प्रदेश तो मैं दिल्ली से करूंगा, ठीक है, और एमपी में सीधे गुड़गांव से करूंगा। तो मतलब इन दो लोकेशन पर ट्रांसफर तो होगा दिल्ली से, और इस लोकेशन पर ट्रांसफर होगा सीधे गुड़गांव से। तो अगर मुझे इस तरह के डिफरेंट पैरामीटर्स देने हैं, मैं एसक्यू तभी यूज करता हूं। तो इसलिए मैं बोल रहा था यहां पर रेफरेंशियल मेथड चौथा भी आ सकता है, वो एसक्यू केस में ट्रांसफर आएगा, ठीक है। लीड टाइम कैलकुलेशन बैक कर ना, बैक आ गया। लीड टाइम कैलकुलेशन, लीड टाइम का मतलब क्या होता है? प्लानिंग हाँ, के टाइम लीड टाइम प्लानिंग का लीड टाइम क्या होगा? डेज। इस आइटम का प्रोडक्शन कितने देर में? ये आइटम एटलीस्ट कितने दिन में होगा? अगर मैं प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने के लिए अगर ऑर्डर बनाता हूँ, परचेज है तो परचेज के लिए ऑर्डर बनाता हूँ, कितने दिनों में मेरे पास ये माल आ जाएगा? वेंडर नंबर, इसी वेंडर इसी से वेंडर आइटम नंबर, वेंडर के सिस्टम में वो इस आइटम की क्या मतलब सर वेंडर का कोई इससे क्या होता है? यहाँ पर डाल दो तो आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ सर परचेज ऑर्डर में आइटम नंबर लिख के आना चाहिए। क्या होता है, वेंडर का आइटम नंबर अलग होता है, हाँ, हमारा आइटम नंबर हमारा अलग होता है, अलग वो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं वेंडर का आइटम नंबर। परचेजिंग ब्लॉक, तो जिस आइटम को Purchase block करेंगे। मैन्युफैक्चर कोड क्या होता है? ये मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग इस आइटम के ये मैन्युफैक्चरिंग में जो भी इन्वॉल्व है ना उसमें है? दोबारा बोल। नहीं सर वो नहीं होगा, फिर तो बहुत सारे पर्सन आ जाएंगे उसमें, ये नहीं होगा। क्या होता है ये? कैटलॉग में लिखा है। हाँ, अबे वेंडर नंबर दे रहा हूँ तो मैन्युफैक्चर कोड क्यों डाला हुआ है मैंने? जब मैंने वेंडर नंबर दिया हुआ तो मैन्युफैक्चर कोड क्यों डाला हुआ है? सो कुछ स्पेसिफिकेशन हो सब कुछ उनका अरे दिमाग लगा लो, हवा में मत बोलो, सोचो जरा क्या हो सकता है। मेरा वेंडर से वही कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, हाँ, कोई और मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ। मैन्युफैक्चरिंग कोई और कर रहा है और मैं डिस्ट्रीब्यूटर से उठा रहा हूँ। बीकानेर वाले की सामान मैं बीकानेर वाले से तो नहीं उठाता ना, नहीं लेकिन मेरा मैन्युफैक्चर तो बीकानेर वाला है, मैं वो डिफाइन करता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज क्या क्या होती है? नेक्स्ट Make to ऑर्डर order फर्क क्या दोनों में? नेक्स्ट ऑर्डर होगा, जब हमारे पास ऑर्डर आता है उसके बाद हम उसका प्रोडक्शन करते हैं। हाँ, बैक टू स्टॉक होगा, हम पहले से ही स्टॉक सब पहले स्टॉक पर स्टॉक पैरामीटर पे नीचे बात करेंगे। प्रोडक्शन बॉम, राउंडिंग प्रिसिजन, ठीक है। फ्लशिंग मेथड क्या होता है? मैनुअल बैकवर्ड फॉरवर्ड होता है। हाँ, क्या होता है ये? ये प्रोडक्शन टाइप यूज होता है जब भी हम आरपी चलाते हैं ना, रिलीज प्रोडक्शन ऑर्डर उस टाइप बेस क्या होता है? होता क्या है? ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन मैंने होमवर्क नहीं लो ये तुम आज, मुझे मालूम है गलती करोगे, कल डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें एक बार ठीक है, मुझे क्लाइंट की मैनुअल की जगह बैकवर्ड लगा थी, तो उनको मिलती क्यों चली गई थी गलत? और बैकवर्ड क्यों लगाया, फॉरवर्ड क्यों नहीं सर लगाया? वो लगाए गए थे उनके एक इसमें गलती से चेंज कर दिया। गलती से चेंज कर देता। अच्छा, सब पिक पर मतलब ऐसा नहीं, पहले जो मांगा पहले उठाएंगे पीछे से। क्या चीज? एक प्लस फॉरवर्ड नहीं ऐसा। पिक प्लस फॉरवर्ड है, पिक प्लस बैकवर्ड है। चलो चार पांचों बताना क्या होता है मुझे तो। लॉट साइज क्या होता है? इस आइटम का हम डिफाइन करते थे कितने लॉट का ये रहेगा, 100 लॉट मतलब? का। जैसे हम प्रोडक्शन करते हैं ना, हाँ। तो वहाँ पे होता है कि हमें लॉट वाइज ठीक है। असेंबली क्या होती है? और असेंबली और प्रोडक्शन में फर्क क्या है? प्रोडक्शन तो सर असेंबली में सिर्फ हम असेंबल करते हैं चीज़ों को एंड वो प्रोडक्ट क्रिएट हो जाता है। हाँ,
और प्रोडक्शन में हम उसको प्रोडक्शन में तो असेंबली कर सकता हूँ मैं, प्रोडक्शन आप अपने यहाँ manufacture प्रोडक्शन में तो असेंबली कर सकता हूँ मैं, प्रोडक्शन में तो असेंबली होती है। Production अब ये पेन मैं बना रहा हूँ, इसको मैं असेंबली भी ट्रीट कर सकता हूँ, इसको मैं प्रोड्यूस भी कर सकता हूँ। हाँ जी। मैन्युफैक्चरिंग में से माल का है ना, हाँ। पहले हमने इसका एक पार्ट ये बनाया और नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मैं सारे पार्ट खरीद के लाया और मैंने बस यहाँ पर असेंबल कर दिए, हाँ तो वही असेंबली हो तो उसको मैं प्रोडक्शन में तो ले आ सकता हूँ, असेंबली में क्यों लेके जाऊँगा? सर प्रोडक्शन और Production जनरली में मैन्युफैक्चरिंग खुद से के लिए होता है। और ये मैं खुद से बना रहा हूँ यार, जरूरी नहीं मैं सारे एप्पल जो बना रहा है, सैमसंग जो बना रहा है, सब माल इम्पोर्ट कर रहा है, यहाँ पर असेंबली तो कर रहा है, लेकिन यूज करता है प्रोडक्शन ऑर्डर। तो उसमें क्या होगा ना सर, प्रोडक्शन ऑर्डर बनाएगा तो उसमें उसका वर्क सेंटर, मशीन सेंटर, जो भी उसका कॉस्ट होगा वहाँ पे डिफाइन करना है। यस, अगर मुझे प्रोसेस की कॉस्ट डिफाइन करनी है तो मुझे प्रोडक्शन ऑर्डर लेना पड़ेगा, अगर मुझे प्रोसेस की कॉस्ट डिफाइन नहीं करनी है तो मैं असेंबली ऑर्डर से काम कर दूंगा। दूसरी बात, प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए मुझे कौन से लाइसेंस पे जाना पड़ता है? प्रीमियम। प्रीमियम पे। असेंबली ऑर्डर में एसेंशियल लाइसेंस से काम कर लेता हूँ। हाँ सर, ये थोड़ा प्लानिंग थोड़ा आप प्लानिंग, टाइम क्या हो गया? चलो असेंबली पॉलिसी क्लिक करना है, असेंबल टू स्टॉक है और ऑर्डर वो असेंबल टू असेंबल टू ऑर्डर, क्या फर्क पड़ रहा है, क्या है ये? वही है सर, मेक टू स्टॉक में। मेक टू ऑर्डर जाती है। गुड। प्लानिंग पैरामीटर्स कौन समझाएगा मुझे? मैं समझाने का बिल्कुल मूड नहीं है। से ध्यान में। ये पूरा प्लानिंग टैब कौन समझाएगा मुझे? कौन पढ़ के आएगा? मैं इसको स्किप करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ मैं आप में से एक जना कल की क्लास में कौन वॉलंटियर करेगा इसके लिए? क्योंकि बड़ा जिसको ही आ गया ना वो बिजनेस सेंटर का मास्टर बन जाएगा। पूरा सर यही से पूरी कहानी यहाँ पर है बिजनेस सेंटर की। फाइनेंस की अगर बात छोड़ दूं मैं लगता हूँ, मंडे को सब पढ़ के आएंगे सर मंडे। चलो ठीक है, मंडे को बैठेंगे इसके ऊपर। ट्रैकिंग के ऊपर किसी ने कुछ कहानी है किसी के पास? ट्रैकिंग कोड से मालूम है ना?